नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं अभी हाल ही में आईएएस से रिटायर हुआ हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और व्यापम की परीक्षाओं के लिए कोचिंग क्लास। हम लोग अभी बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की। हमने इसके पहले 2 एपिसोड कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में किए हैं। आज हम लोग कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ के बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था और कृषि का प्रबंधन और स्थापत्य। तो सबसे पहले हम लोग कृषि भूमि प्रबंधन की बात करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अकबर के जो 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, उन्होंने ही भूमि का प्रबंधन, कृषि भूमि का प्रबंधन भारत में प्रारंभ किया था और जमाबंदी बनाई थी। लेकिन सच ये है कि छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कल्याण साय की जमाबंदी भू व्यवस्थापन के लिए टोडरमल से भी पहले की है। रतनपुर कलचुरी शाखा के कल्याण साय ने 1544 से 1581 ईस्वी के बीच भूमि व्यवस्थापन के लिए जमाबंदी बनाई थी। सन 1861 से 1868 के मध्य बिलासपुर जिले का जब पहला बंदोबस्त अंग्रेजों ने किया तो अंग्रेज अधिकारी चीजम ने इसी जमाबंदी को आधार बनाया था। इसी तरह से बिलासपुर जिले के जिला गजेटियर में, जो कि 1909 से 1910 के बीच में तैयार किया गया था, उस गजेटियर में भी इस जमाबंदी का उपयोग किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में भू राजस्व का प्रबंधन बहुत ही पुरानी बात है। ये हम सबके लिए एक बड़ी गर्व की बात है। अब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख आय का स्रोत था वो कृषि पशुपालन ही था और व्यापार भी एक आय का स्रोत था। जंगलों में लोग वनोपज को एकत्रित करते थे और यहाँ पर काफी सारे खनिज भी होते हैं, तो खनन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि था। द्विफसली क्षेत्र को एक फसल वाले क्षेत्र से बेहतर माना जाता था। जो भूमि के मापन की इकाइयां थी उनको हल, निर्वतन और वाटक कहते थे। सभी भूमि राजा की मानी जाती थी और राजा खेती के लिए उसे किसानों में वितरित कर देता था। किसान अपनी फसल में से राजा को राजस्व देते थे। मृत्यु हो जाने के बाद किसान के उत्तराधिकारियों को वो भूमि मिल जाती थी। कभी कभी राजा पूरे ग्राम को भी मूल्य लेकर उगाहने के लिए विक्रय कर देता था। तानकपुर के पंपा राजदेव ताम्रपत्र में उल्लेख है कि किस भूमि का कितना राजस्व है, उसका मौद्रिक मूल्य इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि दंतेवाड़ा के खंभ पर राजकुमारी मस्का देवी ने एक आदेश अंकित किया है, जिसमें कहा गया है कि जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व किसानों को कर वसूली के लिए तंग न किया जाए। व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त अन्य करों का भी उल्लेख है, जैसे धान्य, दरदानक, पथकर, तटकर आदि। मित्र राज्यों से प्राप्त होने वाले उपहार और सामंतों से प्राप्त होने वाले कर भी राज्य के आय के स्रोत थे। राज्य का व्यय मुख्य रूप से सेना पर किया जाता था, धार्मिक कार्यों पर किया जाता था और राजा प्रजा के सुख के लिए भी ये व्यय करते थे। राजा सिक्के जारी करते थे। जाजलदेव प्रथम के समय सोने के सिक्के प्रचलित थे। पृथ्वीदेव प्रथम ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब हम कलचुरियों के स्थापत्य के बारे में कुछ बात करेंगे। कलचुरियों का स्थापत्य बड़ा प्रसिद्ध है और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का, नगरों का और तालाबों का निर्माण करवाया था। रतनपुर में राजा रतनदेव ने रतनपुर का निर्माण करवाया। रतनपुर शाखा के कलचुरियों की कला के बहुत से उदाहरण 8वीं सदी से 14वीं सदी तक के मिलते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। रतनपुर के कंठी देउल से 3 बड़े महत्वपूर्ण शिल्प खंड प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से रतनपुर किले में जो अवशिष्ट प्रवेश द्वार है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इन शिल्प खंड में से एक पार्वती परिणय प्रतिमा है जो अब रायपुर के संग्रहालय में है, और 2 अन्य जो है वो शालभंजिका और ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु प्रतिस्पर्धा है। तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिस्पर्धा हो रही है लिंग के संबंध में। 10वीं शताब्दी में पाली का बाणवंशीय महादेव का मंदिर है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। घटियारी के शिव मंदिर में भी बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी में कलचुरी शिल्प और मंदिरों की श्रृंखला जो है उसका आरंभ तुमान से होता है। इसके अतिरिक्त जांजगीर और शिवरी नारायण के 2 मंदिर हैं। नारायणपुर का मंदिर युगल
आरंग का भांड देवल, गनियारी, किरारी गोड़ी और मल्हार में 2 मंदिर, और इसके अलावा रायपुर संभाग की सीमा में और भी बहुत सारे मंदिर हैं। 13वीं शताब्दी के मंदिरों में सरगांव का धूमनाथ मंदिर, मदनपुर से प्राप्त मंदिर के अवशेष, धरहर जो राजेंद्र गांव जिला शहडोल में है वहां का मंदिर भी कलचुरियों का बनाया हुआ है। फिर तुमान के मंदिर और मल्हार के केदारेश्वर मंदिर का मंडप और गर्भगृह, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समतल भूमि पर नहीं है, बल्कि बिना जगती के सीधे भूमि से आरंभ होकर के ऊपर उठता है, जबकि मंडप जो है वो उन्नत जगती पर है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे पूरी संरचना विशाल जगती पर निर्मित है। समतल पर विमान और मंडप का न होना किरारी गोड़ी में भी है। तुमान के द्वार प्रतिहारियों और नदी देवियों में त्रिपुरी कलचुरियों की शैली की झलक है। रतनपुर किले में जो अवशिष्ट प्रवेश द्वार है उसमें सामने की तरफ लतावल्ली और सरीसृप का अंकन बहुत ही सुंदर है, और बाह्य पार्श्व में रावण के सिर काटने और शिवलिंग को अर्पण करने, नंदी की पूजा करने आदि विभिन्न प्रकार की जो पौराणिक कथाएं हैं उनका अंकन मूर्तियों में किया गया है। 14वीं और 15वीं सदी में रतनपुर के महामाया मंदिर के द्वार पर अपारंपरिक ढंग से कलचुरी नरेश बारह साय के अभिलेख दोनों ओर हैं। जांजगीर के मंदिरों में से विष्णु मंदिर में वायु पार्श्व पर युगल अर्ध स्तंभों का वहां पर है, जिसमें कि धनद देवी देवता और संगीत समाज अंकित है। जांजगीर के शिव मंदिर में शिव पूजा के दृश्य हैं। गनियारी के मंदिर में हीरक आकृतियां और पुष्प अलंकरण है। अंतः पार्श्वों पर कथानक और देव प्रतिमाओं का अंकन भी बहुत सारा है। इसी तरह से ताला का मंदिर, देवरानी का मंदिर, मल्हार, देउर, ये सब बहुत सारे मंदिर कलचुरियों के समय के हैं। मल्हार में एक शिव पार्वती का द्यूत प्रसंग का बड़ा सुंदर मूर्ति है। पार्वती परिणय, वरेश्वर शिव, अंधकासुर वध, विनायक वैनायकी, ये सारी मूर्तियां आपको वहां पर मिलती हैं। शिवरी नारायण में इस स्थान पर विष्णु के 24 रूपों का संयोजन है। तो अगर इनको देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला है और छत्तीसगढ़ के मंदिर हैं वो विशेष रूप से कलचुरियों के समय के ही हैं, और ये बहुत ही सुंदर हैं, बहुत घूमने लायक हैं, टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी हैं, और इनके बारे में परीक्षा में भी काफी सारे प्रश्न आते हैं। तो इनको याद रखना जरूरी है, आवश्यक है, और मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। इनके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर जाकर आप PSC के लिंक को क्लिक करके इन सारे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे नंबर 7007027568 पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, मुझे आशा है पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।